Hello, dear learner. Welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to discuss the third part of evaporation, in which we are discuss the horizontal tube evaporator. आज की इस पार्ट में हम जो दूसरा इवेपोरेटर है हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने स्टीम जैकेट केटल के बारे में वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। और मैंने जितने भी इस सब्जेक्ट के वीडियोस बनाए हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो लेट्स डिस्कस द सेकंड इवेपोरेटर, दैट्स हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर। नाउ डिस्कस हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर। इस इवेपोरेटर में जो भी ट्यूब्स हम यूज़ करते हैं फॉर इवेपोरेशन पर्पज़, उनकी जो पोजीशन है वो हॉरिजॉन्टल है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर। और जो हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं इवेपोरेटर, दी लुक लाइक दिस इन फर्स्ट पिक्चर। लेकिन एग्ज़ाम के लिए हमको जो भी डायग्राम यूज़ करनी है, यू कैन यूज़ दिस सिंपल डायग्राम। सी, इन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, जितने भी इक्विपमेंट्स आपको दिए गए हैं उनकी डायग्राम की प्रैक्टिस करना। क्योंकि अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे तभी इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आप लिख पाओगे। क्योंकि हर एक इक्विपमेंट का आप वर्किंग और कंस्ट्रक्शन मगअप नहीं कर सकते हो, तो बेटर है आप उसकी प्रैक्टिस करते जाओ। तो ये एक सिंपल डायग्राम, इसका कंस्ट्रक्शन में डिटेल में देखेंगे, लेकिन फॉर प्रिंसिपल पर्पस वी डिस्कस सम पार्ट। इसमें दो पार्ट्स है। जो एक मेन बॉडी आती है इस इवेपोरेटर की, इट इज़ अ कोनिकल शेप, उसमें कुछ इनलेट और आउटलेट्स भी दिए गए हैं। दूसरा पार्ट आता है एक स्टीम कंपार्टमेंट, जिसमें नंबर्स ऑफ ट्यूब्स है। और ये जो स्टीम कंपार्टमेंट रहती है, इट इज़ इमर्ज इन अ एक्वस एक्सट्रैक्ट, मतलब जिस एक्वस एक्सट्रैक्ट का आप इवेपोरेशन करना है, इसमें ये स्टीम कंपार्टमेंट इमर्ज रहता है। So let's discuss this principle first one by one. Steam is passed through the horizontal tubes which are immersed in a pool of liquid to be evaporated. अब इसमें क्या होता है, जो भी स्टीम रहती है, मतलब हॉट फ्लूइड जो रहता है, दे आर पास थ्रू द ट्यूब्स, मतलब ट्यूब्स के अंदर से जाएगा, बाहर से नहीं। ओके, एंड ये जो असेंबली रहती है स्टीम ट्यूब्स वाली असेंबली, दैट इमर्स इन दैट पूल ऑफ लिक्विड for evaporation purpose. Heat transfer takes place through the tubes and liquid outside the tubes gets heated. मतलब जब हम किसी भी स्टीम को उस ट्यूब में से पास करेंगे, तो जो भी आउटर सरफेस रहेगा ट्यूब्स का, दे एब्जॉर्ब द हीट एंड दैट हीट इज ट्रांसफर टू द लिक्विड। जो लिक्विड उस ट्यूब्स के कांटेक्ट में आएगा, मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट्स पे आएंगे, वो क्या करेंगे, वो आउटर सरफेस पे जो भी हीट है उसको एब्जॉर्ब करेंगे। The solvent evaporated and escapes from the top. ओके, जैसे जैसे हीट वो एब्जॉर्ब करते जाएंगे, इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जो भी वेपर्स फॉर्म होगी, दे कैन एस्केप फ्रॉम द आउटलेट विच इज प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ दिस इक्विपमेंट। द कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड इज कलेक्टेड फ्रॉम द बॉटम, यू कैन इजिली ऑब्जर्व इन द पिक्चर. So this is the principle of horizontal tube evaporator. In next slide we discuss working of horizontal tube evaporator. Now discuss the construction. For that purpose we use the same diagram. It consists of large cylindrical body with conical or dome shape, top and a bottom. मतलब जो भी मेन स्ट्रक्चर है, इट इज सिलेंड्रिकल बॉडी है वो, और उसका जो टॉप और बॉटम है, इट इज़ अ डोम शेप और कोनिकल शेप. इट इज़ मेड अप ऑफ कास्ट आयरन और प्लेट स्टील. जो मेन बॉडी आती है इवेपोरेटर्स की, वो कास्ट आयरन से बनी है और प्लेट स्टील से बनी है. एन एवरेज साइज ऑफ द बॉडी रेंज फ्रॉम 1.8 to 2.4 मीटर्स डायमीटर एंड फ्रॉम 2.4 to 3.6 मीटर हाइट. द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कंसिस्ट ऑफ स्टीम कंपार्टमेंट विथ इनलेट फॉर स्टीम एट वन एंड एंड द वेंट फॉर द नॉन कंडेंस गैसेस ऑन द अदर एंड. अगर आप डायग्राम को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, जो स्टीम कंपार्टमेंट है उन्होंने एक इनलेट दिया है फॉर द स्टीम, और जो स्टीम अंदर आएगी ट्यूब्स में, और वो जो नॉन कंडेंस स्टीम रहेगी उसके एग्जिट के लिए एक आउटलेट दिया है, उसको उन्होंने वेंट नाम दिया है, दैट फॉर द एग्जिट ऑफ नॉन कंडेंस्ड स्टीम. द कंडेंस आउटलेट इज प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द स्टीम कंपार्टमेंट. जो स्टीम कंपार्टमेंट है उसके बॉटम में देखना दो कंडेंसेट आउटलेट दिए गए हैं for the condensed steam. In the steam compartment 6 to 8 stainless steel horizontal tubes are placed. आप ये जो डायग्राम देख रहे हो, ये लेबोरेटरी स्केल पे हम यूज़ करते हैं, इसमें 6 से 8 ट्यूब्स यूज़ करते हैं. लेकिन जब हम लार्ज स्केल पे यूज़ करते हैं, दे आर मोर देन
10 और मोर देन 20 ट्यूब्स हम यूज़ करते हैं। तो जितने आप ट्यूब्स यूज़ करोगे और जितनी लेंथ वाली ट्यूब्स आप यूज़ करोगे उतना सरफेस एरिया बढ़ेगा। The tubes are cut long enough so that they project about 25 millimeters beyond the tube sheets on the both ends। अगर आप डायग्राम को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, जो भी ट्यूब्स है वो मेन बॉडी से थोड़ी बाहर है, मतलब कितनी है 25 मिलीमीटर्स बाहर आती है। The feed inlet is provided, one outlet for vapor is placed at the top of the dome and for the product discharge one outlet is provided at the bottom। तो जो भी हम फीड मतलब जिस लिक्विड का इवापोरेशन करना है उसके लिए एक इनलेट दिया है सीधा लेफ्ट राइट साइड ऑफ द डायग्राम, और जो वेपर्स फॉर्म हो गए उसके आउटलेट के लिए एट द टॉप एक सॉलिड वेपर आउटलेट दिया गया है। और जो भी हम कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट ऑब्टेन करते फ्रॉम दिस इवापोरेटर दे कैन डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉटम। सो इन नेक्स्ट स्लाइड वी डिस्कस द वर्किंग। नाउ वी डिस्कस वर्किंग। द फीड इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इवापोरेटर until the steam compartment is satisfactory immerse। हम जो भी फीड है मतलब जो लिक्विड को इवापोरेट करना है हम वो इवापोरेटर में कब तक ऐड करते जाएंगे, तब तक कि वो जो भी स्टीम कंपार्टमेंट है वो प्रॉपरली डीप ना हो, तब तक हम उस फीड को ऐड करते जाएंगे। द स्टीम इज इंट्रोड्यूस इनटू द स्टीम कंपार्टमेंट एंड ट्यूब्स रिसीव हीट फ्रॉम द स्टीम एंड कंडक्ट इट टू द लिक्विड ड्यू टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट। जो भी हम हॉट फ्लूइड मतलब स्टीम इंट्रोड्यूस करेंगे ट्यूब में, तो ट्यूब्स जो भी रहेगी दैट एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द स्टीम एंड इट ट्रांसफर दैट हीट थ्रू द कंडक्शन मैकेनिज्म टू द लिक्विड। और ये हीट ट्रांसफ़र कब तक चलता रहेगा, जब तक वहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट है तब तक। और टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब क्या है, आई एक्सप्लेन इन फ्लो ऑफ हीट, वो पार्ट आप देख सकते हो। इसका मतलब जब तक टेम्परेचर ग्रेडियंट है तब तक हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी। द कंडेंस पास थ्रू द करस्पॉन्डिंग आउटलेट, मतलब जो स्टीम कंडेंस हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, दे कैन एग्जिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर आउटलेट। द फीड एब्जॉर्ब द हीट एंड सॉलिड गेट इवापोरेटेड। जब तक ये हीट ट्रांसफर होता रहेगा इवापोरेशन ये प्रोसेस मतलब वेपर फॉर्म होते रहेंगे। द वेपर देन एस्केप्स थ्रू द आउटलेट प्लेस एट द टॉप। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू until a thick liquid is formed which is collected from the bottom outlet। जब हमें concentrated product मिल जाएगा we can discharge it from the outlet which is provided at the bottom of the evaporator। so this is all about the working। next slide में हम discuss करेंगे advantage and uses। now we discuss uses first। a horizontal tube evaporator is the best for non-viscous solution that does not deposit scales or crystals on your operation। मतलब जो नॉन विस्कस है वही हम इसमें यूज़ कर सकते फॉर द इवापोरेशन पर्पस, लेकिन जो लिक्विड्स जो सॉल्यूशन स्केल्स डिपॉजिट करते होंगे, स्केल्स मतलब क्या, मतलब उनका जो भी कंटेंट्स है दे आर डिपॉजिट इन इनर सरफेस ऑफ द ट्यूब्स, और उनके क्रिस्टल्स अगर डिपॉजिट होते रहेंगे इनर सरफेस ऑफ द ट्यूब्स, ऐसे सॉल्यूशन हम इस इवापोरेटर में यूज़ नहीं करते। एडवांटेज, इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव। ये कॉस्ट इफेक्टिव क्यों यूज़ किया है उन्होंने यहाँ पे वर्ड, क्योंकि जब हम कंपेयर करेंगे दिस विद द जैकेटेड केटल तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, बिकॉज जितने आप नंबर्स ऑफ ट्यूब्स बढ़ाओगे और जितनी ज़्यादा लेंथ आप ट्यूब्स की बढ़ाओगे तो उसमें ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है, और जहाँ पे ज़्यादा सरफेस एरिया है वहाँ पे इवापोरेशन रेट ज़्यादा रहेगा। दैट्स वाई दे मेंशन इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव व्हेन वी कंपेयर विद द स्टीम जैकेटेड केटल जो हमने सेकंड पार्ट में डिस्कस किया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवापोरेटर। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, वो इससे भी इंटरेस्टिंग इवापोरेटर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है सो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स बिकॉज इट मोटिवेट मी अ लॉट टू मेकिंग द वीडियोज़, एंड थैंक यू फॉर योर सब्सक्रिप्शन and continuous support। Thank you very much।